हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं विवेक पांडे, आपका फिजिक्स टीचर एंड फिजिक्स फैकल्टी एट neetprep.com। तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे आज की सीरीज़ में, दैट इज़ ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन वाज द बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जहां से न्यूटन साहब ने इस पूरे के पूरे मैथमेटिकल कैलकुलस मैकेनिक्स को स्टडी किया और अपने लॉज दिए। एंड दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर टू सी। हमारी रादर फिजिक्स की स्टडीज़ की शुरुआत ही एस्ट्रोलॉजी से हुई है, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से हुई है। तो पुराने ज़माने में फिजिक्स का मतलब ही हुआ करता था कि प्लैनेट्स की स्टडी, प्लैनेट्स के मोशन की स्टडी, आसमान की तरफ लोग बाग देखते रहते थे, उसको ऑब्जर्व करके अपने उस चीज़ को इंटरप्रेट करते थे। तो बिना अर्थ से बाहर जाए हुए लोगों ने 2000 सालों के अंदर ये चीज़ पता कर ली साइंटिफिकली कि अर्थ के चारों तरफ सब नहीं घूमते हैं, रादर अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। वो तो रिलेटिव मोशन के कारण ऑब्जर्व ऐसा होता है जैसे कि हर चीज़ अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। तो जब ये चीज़ एक्सप्लेन हो गई तो अब इसके बाद जो दूसरा एक्सप्लेनेशन बाकी था कि आखिर ये चीज़ें घूम क्यों रही हैं, क्योंकि रोटेशन मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होता है, और वो एक्सेलरेशन कौन दे रहा है। और इसी बातों को सोचते सोचते न्यूटन साहब ने जब उस एप्पल को एप्पल ट्री से गिरते हुए देखा जो कि अर्थ की तरफ फॉल कर रहा था, तो तुरंत उनके दिमाग में चमकी, अरे ये तो एक फोर्स है। तो जैसे ये इस एप्पल पे फोर्स नीचे लग रहा है, वैसे ही ये अर्थ सन पे और मून के ऊपर सेम टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और फिर उसके बाद उनको एक डायरेक्शन मिल गई सोचने के लिए। फिर उनने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इस फोर्स को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया, जिसको आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कहते हैं। तो जैसे हमारे फिजिक्स की स्टार्ट हुई है, वैसे हमारे इस चैप्टर की भी स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम हमारे पुराने वाले लॉज लिखेंगे जो सन 1400 में ही लोग बाग दे गए थे, दैट इज़ केपलर्स लॉज। केपलर साहब ने 3 लॉज दिए थे, तीनों के स्टेटमेंट्स तीनों बहुत सिंपल हैं, बस उनको आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चंस लगा के उसकी फुल अंडरस्टैंडिंग करनी, एप्लीकेशन सीखना है। फिर उसके बाद इन लॉज को फंडामेंटली एक्सप्लेन फोर्स से किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से किया जाता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और उसके बाद उस फोर्स से हम लोग लिखते हैं जैसे F=a, वैसे F=mg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर उसी फोर्स से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर फंडामेंटल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो हर फंडामेंटल फोर्स की एक पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर होगी। एंड फाइनली आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो हमारे प्रैक्टिकल यूसेज पे, सैटेलाइट मोशन पे, और इसको हम लोग एंड करते हैं पोलार सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये है पूरी कहानी ग्रेविटेशन की। इसमें से अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो हर साल बिल्कुल रिलीजियसली 2 क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन, कभी कभी मैंने तो ये देखा कि इस चैप्टर में जनरली वो दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से उठ के आ रहे हैं, और वो टॉपिक चेंज हो रहा है। जैसे कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही दोनों उठ के आ गए, कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ही दोनों उठ के आ गए, कभी सैटेलाइट मोशन से ही दोनों उठ के आ गए। तो मतलब जैसे वो टीचर दोनों क्वेश्चन एक ही चीज़ से पूछना चाह रहा है। लेकिन 2 क्वेश्चन आप देखोगे रिलीजियसली, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूसली हमारे इस चैप्टर से उठ के आ रहे हैं। तो आइए इसका माइंड मैप बनाते हैं। तो जैसा कि कहा मैंने, सबसे पहले स्टार्ट ही हम इस चीज़ को करेंगे केपलर्स लॉज। केपलर साहब ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसमें ये बोला था कि द मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट सर्कल, इट्स एलिप्टिकल इन नेचर। और यहीं पे फिर हम लोग इलिप्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं। हम यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस 2a के बारे में पढ़ते हैं, अपोगी और पेरिगी की डिस्टेंसेस को रिलेट करते हैं, r1 r2। और यहीं पे ही फिर हम लोग इसकी इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, यानी हम लोग ये सारी की सारी कहानी इस इलिप्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के अंदर इलिप्स। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो सेकंड चीज़ स्टार्ट करते हैं वो होता है लॉ ऑफ एरिया, जो कि बेस्ड अपॉन होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिसमें हम लोग ने देखा था कि एरिया कवर्ड और एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन, विच लाइन,
द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन टू कवर दैट इंटरवल इन द ऑर्बिट डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन होता है कि भाई ये M1 V1 R1 इज इक्वल टू M2 V2 R2, कंजर्वेशन ऑफ ये R1 R2 अपोगी पेरेगी वाले कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों पे बेस्ड अंडरस्टैंडिंग अपने को आनी चाहिए। एंड तीसरा लॉ ऑफ पीरियड्स, ये भी ऑब्जर्वेशन से आया। इतने सारे प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनने सबका टाइम पीरियड लिखा। T1 बाय T2 का होल स्क्वायर वॉज इक्वल टू R1 बाय R2 का होल क्यूब। तो ये सब पिछले लगभग 1600-1700 सालों से तक ह्यूमैनिटीज़ ने इतना नॉलेज गैदर किया था, और उसके बाद अगले 300 सालों में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया यूजिंग यूनिवर्सल बाय न्यूटन साहब, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, that is F between two masses is G m1 m2 by r square। तो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। मतलब आपने 3 मास दे दिए और उसके बाद पूछ लिया तीसरे मास पे फोर्स निकालो, बट जनरली बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप देखोगे कि ठीक है ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए ये पढ़ा दिया जाता है, बट इससे आने के चांस बहुत कम है। वो ग्रेविटेशन में फोर्सेस G1 m2 by r स्क्वायर का बेसिक यूज़ नहीं पूछने वाले। वो यहाँ पे क्या पूछेंगे, यहाँ पूछेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेंगे ना यार, सैटेलाइट मोशन पूछेंगे ना यार। ये फोर्स तो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे बनाऊंगा भी नहीं, कि जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखना इसको। ठीक है, इसमें हम लोग जो चीज़ देखेंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहां पे फिर आपने फॉर्मूला लिखा था G इज इक्वल टू, कई सारे फॉर्मूले था, Gm बाय आर स्क्वायर। इसी चीज़ को आप लिखते थे, कैपिटल M को आप 4/3 पाई के लिख सकते हो, तो दिस इज 4G पाई R रो बाय 3। ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस था। सेम चीज़ आप वेरिएशन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हो, तो G एट हाइट h हो जाता था, आपको पता है, Gm बाय R प्लस h का होल स्क्वायर, जिसको अप्रॉक्सीमेट आप कर देते हैं Gm बाय R स्क्वायर, R बाहर निकाल के इंटू 1 माइनस 2h बाय R। वैसे ही आप वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू डेप्थ D इज G इंटू 1 माइनस D बाय R, ये D डेप्थ होती है। वैसे ही ड्यू टू रोटेशन G ओमेगा इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R। और फिर यहीं पे ही आप एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करते हो, वेटलेसनेस। वैसे उसको मैं सैटेलाइट मोशन के अंदर भी लिख सकता हूँ, बट ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद डिफरेंट थिंग्स, ये आ गया। फिर यहीं से ही आप चले जाते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस Gmm बाय R, या अगर मैं अर्थ की बात करूं तो ये m1 m2 लिख देते हैं इसको, तो अपन अर्थ की बात करूं तो माइनस Gmm बाय कैपिटल R प्लस H। जो हम लोग mgh लिखते थे बच्चों, वो तब तक सही है, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन होता है अर्थ के सरफेस पे छोटी मोटी हाइट के, लेकिन बड़ी हाइट के लिए अपने को ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। और फिर यहीं से ही हम लोग वर्क डन लिख देते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल के आता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V एस माइनस G
m/r। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज होता है। एंड फाइनली इन सारी चीज़ों को हम लोग अप्लाई करते हैं सैटेलाइट मोशन में। तो सैटेलाइट मोशन के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है बच्चों? सैटेलाइट मोशन के अंदर सबसे पहले हम ऑर्बिटल v ऑर्बिटल लिखते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, प्योर सर्कुलर मोशन होता है ये gm/r। फिर यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। दैट इज v escape is equal to √2 gm/r। वहीं अगर वो सरफेस से ऑफ अर्थ से लिखा जाता है r+h लिख देते हैं r को, तो वो एक ही बात हो जाएगी। फिर आप यहीं पे ही उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद दोनों को ऐड करके मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप लिखते हो। फिर आप यहीं पे वेटलेसनेस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो टाइप्स में पोलार सैटेलाइट और दूसरा आपका होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बच्चों ये है आपका ग्रेविटेशन का माइंड मैप। तो मैं फिर से बता दूं, मेजर जो थीम है इसके अंदर केपलर्स लॉस थे, जो जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ऑब्जर्व्ड लॉस थे, जो पुराने ज़माने लोगों ने लिख दिए और जो कि सही हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ लिख दिए थे। एक्सप्लेन किसने किया? न्यूटन साहब ने, बाय गिविंग द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो फोर्स है कि दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन दे दिया, और फोर्स आ गया तो मोशन डिटरमिन करना बड़ा आसान है। तो इस फोर्स की मदद से ये मोशन डिटरमिन होता है। फिर फोर्स को हम लोग ने फोर्स की मदद से एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब प्लेनेट के ऊपर लगा रहे हैं, प्लेनेटरी मोशन को स्टडी कर रहे हैं, मेनली एम ये है ग्रेविटेशन का। फिर उसके बाद फोर्स से एक्सेलरेशन लिखा और फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी भी लिखी। एक्सेलरेशन और एनर्जी, फोर्स एनर्जी एक्सेलरेशन, कितना रिलेटेड, बार बार वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। एंड बाद में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया प्लेनेट पे। देखो बच्चों, इस चीज को हमने यहां अप्लाई नहीं किया, मतलब इन जनरल अगर मैं कहूं इलिप्टिकल ऑर्बिट में अप्लाई कर दो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इलिप्टिकल मोशन कॉम्प्लेक्स मोशन होता है। उसके लिए हमने सिर्फ इनके लॉस से ही काम चलाया, लेकिन हमने इसका एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल ले लिया सैटेलाइट मोशन, जो कि प्योर सर्कुलर माना जाता है। तो वहां पे हम लोगों ने इन लॉस को अप्लाई कर दिया और फील ले ली कि भाई हाँ ये भी ऐसे ही होते हैं। तो वही कर रहे हैं हम लोग। हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया, फिर उससे टर्म निकाले, फिर इन टर्म से एक अप्लाई किया इस कॉन्सेप्ट को, जो हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है इसका माइंड मैप। तो जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो देखते हैं कि इनमें से कौन से टॉपिक से वो ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है।